Hello students, in the previous class we studied electric dipole और आज की क्लास में हम देखेंगे गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम और गॉस लॉ देखने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड due to continuous charge distribution। अब ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सो a system of closely spaced electric charges forms a continuous charge distribution. A system of closely spaced electric charges forms a continuous charge distribution. एंड अब इसमें होगा क्या? होगा ये कि अपने पास एक बॉडी रहेगी, फॉर अ होल बॉडी वी कैलकुलेट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट बॉडी, कि उस बॉडी में अगर सरफेस अपन कंसिडर करते हैं, कोई एरिया कंसिडर करते हैं, तो दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उसमें कोई लाइन चार्ज अपन कंसिडर करते हैं तो उसको अपन कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई वॉल्यूम अगर अपन कंसिडर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन क्या करते हैं, जैसे एक बॉडी यहाँ पर अपन ने ये ड्रॉ कर ली, अब उसमें डिफरेंट चार्जेस जो हैं उसको अपन यूनिट चार्ज की तरह कंसिडर करते हैं। जैसे ये है, इसको मैंने लिख दिया डेल Q1, यहाँ पे कोई चार्ज है इसको लिख दिया डेल Q2, डेल इज इक्वल टू इन्फिनिटेसिमल चार्ज, इट इज दिस चार्ज इज डेल Q3। अब सपोज इन चार्जेस की वजह से मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। Q1 से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज R1, Q2 से जो डिस्टेंस है दैट इज R2, Q3 से जो डिस्टेंस है दैट इज R3। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा दैट इज डेल E1, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डेल E2, Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज डेल E3। इस तरीके से अपने पास कोई बॉडी है, उस बॉडी में अपन ने उसको क्या किया, छोटे छोटे चार्जेस में, इन्फिनिटेसिमल चार्जेस में अपन ने उसको डिवाइड कर दिया, और जो डिवाइड किया उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D। इन सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज द होल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बॉडी एट पॉइंट P। तो प्रोसेस क्या रहा कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म्स अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिवाइड द चार्ज इनटू इनफाइनाइटेसिमल चार्ज एलिमेंट्स। So the net field at the given point is summation of fields of all the elements। कोई चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट था इस बॉडी पे, उसको अपन ने इन्फिनिटेसिमल चार्ज में डिवाइड किया, और एट पॉइंट P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए नेट फील्ड एट द गिवन पॉइंट इज समेशन ऑफ फील्ड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DE। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपन तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, द चार्ज
is distributed for linear charge distribution, the charge is distributed on a line. Example for linear charge distribution is charge on wire. Second example is charge on ring. So linear charge distribution, the charge is distributed on a line. The example is charge on wire, charge on ring. The example and the linear charge density is given by lambda. लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेमडा से. तो लेमडा इज इक्वल टू चार्ज ओपन लेंथ. चार्ज ओपन लेंथ इसका फॉर्मूला हो जाएगा. और इसको अगर इन्फाइनेटेसिमल टर्म्स में डिनोट करना चाहें तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल. और फॉर रिंग के लिए डिनोट करना चाहें तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर, where 2 pi r is the circumference of ring, r is the radius. Okay, so this is first type, linear charge distribution. The second one is surface charge distribution. Surface charge distribution में क्या होगा? Charge is distributed on a surface. किसी सरफेस पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सरफेस. एग्जाम्पल इसका देखेंगे. एग्जाम्पल इसका होगा चार्ज ऑन अ शीट. कोई शीट है, कोई चार्ज शीट है, उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एग्जाम्पल होगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से. सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से. फॉर्मूला इसका होगा चार्ज पर एरिया इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए. डी क्यू बाई डी ए, चार्ज पर यूनिट एरिया. द थर्ड वन इज, first one is linear charge distribution, second one is surface charge distribution, the third one is volume charge distribution. Volume charge distribution, volume charge distribution में क्या होगा? charge is distributed on whole volume of बॉडी. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल वॉल्यूम ऑफ बॉडी. एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कोई सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट हो तो वो आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सॉलिड स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर. सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. कोई ऑब्जेक्ट है जो सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज है या जैसे सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपन कैसे निकालेंगे? तो उसको डिनोट करते हैं रो से. और फॉर्मूला इसका होगा चार्ज ओपन वॉल्यूम. इसको लिखना चाहे इन्फाइनेटेसिमल टर्म्स में डी क्यू ओपन डी वी. और फॉर स्फेयर लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू इफ Q charge spread, Q charge is distributed on the surface or on the volume, on the whole volume. So rho is equal to Q upon 4 by 3 pi r cube, where r is the radius of sphere. So this is the overview of continuous charge distribution. There are three types of continuous charge distribution. The first one is linear charge distribution, related linear charge density. Lambda is given by charge upon length. Second one is surface charge distribution. Surface charge density is given by sigma, charge upon area. The third one is volume charge distribution, given by volume charge density given by rho, charge upon volume. Now in the previous lecture we will study electric field lines,
Electric field lines are the imaginary lines. Electric field lines are the imaginary lines drawn to visualize the electric field in a particular space. So अपन ये देखेंगे कि number of electric field lines, number of electric field lines per unit area is directly proportional to the magnitude of electric field. The number of electric field lines per unit area is directly proportional to the magnitude of electric field. कि पर यूनिट एरिया से आपकी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू हो रही हैं. तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा. अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से पास हो रही हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगा. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे अपन. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग through a unit area or total number of lines penetrating the surface is proportional to. जैसे मेरे पास एक सरफेस है, दिस इज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास हो रही है. सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपन ने अप्लाई कर रखा है इसके परपेंडिकुलर ये सरफेस जो है वो प्लेस्ड है. अगर अपन देखना चाहें कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही हैं, कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही है, तो अपन क्या कह सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग और पासिंग थ्रू द सरफेस. टोटल नंबर ऑफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू हो रही है सरफेस से या पेनिट्रेट कर रही है सरफेस को इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल होगा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके एरिया के, द प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू ए, एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है. तो कहने का मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू हो रही हैं किसी भी एरिया से जो प्लेस किया हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो जो क्वांटिटी है वो आपकी कहलाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फील्ड. कोई भी फील्ड अगर वहां पे होगा, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू या फ्लक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फ्लक्स जो हो आपका किसी भी फील्ड की प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो फाई इज इक्वल टू अपन ने क्या लिख दिया, ई डॉट ए. ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए. इसमें जो एरिया वेक्टर जो अपन लेंगे, ये जो एरिया वेक्टर जो होगा वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस इज आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल. किसी भी क्लोज सरफेस पे आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल जो होगा वो आपका डायरेक्शन देगा किसका, एरिया वेक्टर का. और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपके पास हो तो आप जो है फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी. दिस डी इज स्मॉल एरिया एलिमेंट. सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस
सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। डी ए जो यहाँ पे है वो आपका है स्मॉल एरिया एलिमेंट। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वेक्टर नोटेशन में अगर आप लिखना चाहें, वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें, दिस फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। ई और ए का आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट होने के कारण फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाई जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट्स की अगर बात करें तो यूनिट्स जो है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, और एक जो यूनिट इसका फेमस है वोल्ट मीटर। ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स और वोल्ट मीटर। फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। ठीक। नाउ फाई को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए कॉस थीटा। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ई डॉट ए, सो फाई इज रिटन एज ई ए कॉस थीटा। नाउ मूव टुवर्ड्स गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम क्या कहता है? तो गॉस थ्योरम इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स through a closed surface, the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। गॉस थ्योरम, गॉस लॉ आपका क्या कहता है? द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। अगर चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस अगर Q है, अगर चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस अगर Q है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर इस तरीके से लिखे फाई को अपन लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon naught. This is the proper definition. कि phi is equal to integration of surface integral E dot dA is equal to Q enclosed। जितना भी चार्ज enclosed है in that particular closed surface जिसको अपन कंसिडर कर रहे हैं अपन epsilon naught। So इसको प्रूव कैसे करते हैं? The proof for Gauss law और Gauss theorem is we consider charge plus Q। एक चार्ज Q को अपन ने कंसिडर किया। अब इस चार्ज Q को क्लोज सरफेस शोन करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक गॉसियन सरफेस इसके चारों ओर कंसिडर करते हैं। ये क्या है? एक गॉसियन सरफेस है। इट इज एन हाइपोथेटिकल सरफेस। अब गॉसियन सरफेस को रियल सरफेस नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजनरी कंसेप्ट है, इमेजनरी सरफेस है, जिसको कंसिडर करते हुए अपन इस गॉस थ्योरम में गॉस लॉ को जो है वो प्रूव करेंगे। तो व्हाई दिस गॉसियन सरफेस इज चूज, दिस गॉसियन सरफेस इज चूज टू इवेल्यूट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स ड्यू टू दैट इनक्लोज्ड चार्ज। इस इनक्लोज्ड चार्ज क्यू की वजह से अपन को जो टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, उसकी वजह से अपन एक हाइपोथेटिकल सरफेस के चारों ओर बनाया है, जिसको अपन ने क्या कहा? गॉसियन सरफेस का। इसको मैंने एज ए स्फीयर के टर्म में लिया है। इस गॉसियन सरफेस के यहां पे मैं एक एरिया कंसिडर करता हूं विच इज ds। अब फॉर दिस क्लोज सरफेस बताओ इसका डायरेक्शन किस तरफ रहेगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड और नॉर्मल। सो दिस इज dA, इसका डायरेक्शन ये रहेगा। अब इसकी वजह से जो रेडियल सिमेट्रिकली फील्ड जो जनरेट होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, उसका डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में रहेगा? बाहर के डायरेक्शन में रहेगा। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड
electric field at any point on the Gaussian surface. किसी भी पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ इस क्यू चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. अगर इसका रेडियस आर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओपन आर स्क्वायर. अब एक चीज और कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड. कैसे? इस एरिया एलिमेंट को अगर आप कंसिडर करें तो इसके लिए एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगा. पहले ही देख चुका अपन क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका जिस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा. इसका मतलब दोनों पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा. सो फ्लक्स जो है वो कितना लिख सकते हैं अपन, फ्लक्स थ्रू एरिया dA is, so flux through this area dA is d phi is equal to E dot dA cos theta, theta is equal to 0 degree, d phi is equal to E dot dA. Now ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट जो अपन ने dA कंसीडर किए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट इस पूरे गॉसियन सरफेस पे हो सकते हैं. तो द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल, द इंटीग्रेशन ऑफ d phi is equal to phi closed surface integral of E which is equal to KQ upon R square dA. KQ upon R square जो है वो बाहर आ जाएगा आपका, क्योंकि R यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रहेगा इस गॉसियन सरफेस के लिए. सो KQ upon R square इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA. सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA आपका होगा एरिया ऑफ दिस स्फेयर. KQ upon R square इंटू 4 R square is equal to phi net. So this phi net is equal to K 1/4πε0 into Q upon R square into 4 R square. 4 से 4 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल. सो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा phi net is equal to Q by epsilon naught, and this Q is Q enclosed in that closed Gaussian surface. So this is the proof of this Gauss theorem or Gauss law. If regarding any doubt, if you have any doubt regarding this lecture, let me know in the comment section. Thank you.